नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 282, क्या ये जगह वास्तव में मौजूद है। अर्जुन ने पार्क की बेंच पर बैठकर कुछ और कश लिए, फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और राजवीर राणा को फ़ोन किया। आप घोस्ट प्रिजन के बारे में कितना जानते हैं? फोन के दूसरे छोर पर राजवीर राणा असमंजस में दिखे और उन्होंने अपना सिर हिलाया। हॉल मास्टर, मैंने इस नाम को पहले कभी नहीं सुना है। भविष्य में कैपिटल सिटी की अपनी जांच के दौरान इस जगह के बारे में किसी भी जानकारी पर नजर रखें। हाँ, हॉल मास्टर। फिर अर्जुन ने महेश राव को फोन किया। उसे उम्मीद थी कि ड्रैगन सोल को ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि वे एक सरकारी बल थे, लेकिन जवाब वही मिला। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में भूत जेल का अस्तित्व ही नहीं है। फोन रखने के बाद अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। एक ऐसा नाम जिसे ड्रैगन सोल भी नहीं पहचानता। क्या ये भूत जेल वास्तव में मौजूद है? हालांकि जयंत जोशी का उससे कुछ हद तक दुश्मनी का भाव था, लेकिन दूसरे पक्ष को उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अपने मन को शांत करने के बाद अर्जुन खड़ा हुआ और पार्क छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना सिर उठाया और आसमान में फैले उस खूनी ड्रैगन को देखा। वह आसमान से नीचे झपट्टा मार रहा था और भयंकर तूफान मचा रहा था। वह ड्रैगन की धीमी दहाड़ भी सुन सकता था। टकराना। अंततः वह सीधे उसके शरीर में जा घुसा। उसने हाल ही में ब्लड ड्रैगन की खोज की थी और सोचा था कि वही इसे देख सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि जयंत जोशी के स्तर का एक विशेषज्ञ भी इसे महसूस कर सकता है। यद्यपि वह नहीं जानता था कि यह भ्रामक रक्त ड्रैगन कैसे बना था, फिर भी उसे लगा कि यह उसके लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। जब रक्त ड्रैगन उसके शरीर में घुसा तो संसार का ब्रिस्तान हिल गया और तीसरा कब्र का पत्थर थोड़ा और टूट गया और एक छायादार आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। जब ये संक्षिप्त हो गया तो इसमें काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई, जिसकी निगाहें इतनी ठंडी थीं कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपने पीछे लगे 100 कब्रों को गंभीरता से देखा। क्या ये सचमुच उचित है कि हम एक युवा बच्चे पर अपना भाग्य दांव पर लगाएं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक संसार कब्रिस्तान में हवा का एक झोंका आया और बूढ़े आदमी की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। संसार कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। हालांकि अर्जुन, जो बाहर था, ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वह सीधे उस स्थान पर चला गया जहां जियाओ डैंग ने अपनी कार पार्क की थी। अचानक अर्जुन रुक गया। उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा और फिर मुड़कर दूर एक आकृति को देखने लगा। वह व्यक्ति लंगड़ाते हुए चल रहा था तथा उसके कंधे पर सांप की खाल से बना एक बड़ा सा थैला था। जब वह व्यक्ति एक अच्छी जगह पर पहुंच गया तो उसने सांप की खाल का थैला नीचे रख दिया और दुकान लगाने के लिए अपनी चीजें व्यवस्थित करने लगा। हालांकि अभी सुबह का समय था, लेकिन आसपास बहुत से लोग पहले से ही स्टॉल लगाए हुए थे। इस पार्क में लोगों का आना जाना अच्छा था और चूंकि इनमें से कई स्टॉल पर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बिक रही थीं, इसलिए कुछ आंटियां पहले से ही स्टॉल पर नजर रख रही थीं। अर्जुन इसलिए रुका क्योंकि उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया था जो लंगड़ा रहा था। ये व्यक्ति रमेश था और वह रिवर सिटी के नीचे सोंगशान काउंटी से था। वह आजीविका चलाने के लिए एक दुकान चलाता था और एक सीधा साधा व्यक्ति था। जब अर्जुन पहली बार रिवर सिटी आया था तो पैसे कमाने के लिए उसने बहुत सी चीजें खरीदी और नॉर्थ पार्क में एक स्टॉल लगाया। उसी समय मेघना शेनॉय ने उसे शेन परिवार के घर आमंत्रित किया और उसकी मुलाकात रजत शेनॉय से हुई। उस समय उसकी मदद करने वाले इस चाचा के प्रति उसकी अच्छी धारणा थी। हालांकि वह जियानगन प्रांत में क्यों आए, इसके अलावा कुछ महीने पहले ऐसी लंगड़ाहट नहीं थी। अर्जुन वहां चला आया। जब वह स्टॉल पर पहुंचा तो रमेश अपनी सामान्य बिक्री की बातें करते हुए जोर जोर से हंसने लगा। देखो देखो, मैं सिर्फ ईमानदार सामान ईमानदार दामों पर बेचता हूँ। छोटे भाई, आवाज अचानक धीमी पड़ गई। रमेश क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बुदबुदाया, छोटी, ये तुम यहाँ क्यों हो? चाचा रमेश, क्या संयोग है? मैं सुबह की कसरत के लिए यहाँ आया था। आप यहाँ जियानगन प्रांत में क्यों हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। रमेश ने बताया, मेरी बेटी का जियानगन प्रांत के एक स्कूल में तबादला हो गया, इसलिए मैंने उसकी देखभाल की सुविधा के लिए पास में ही अपना स्टॉल लगा लिया। और ठीक है लिटिल, ये पिछली बार तुमने जो स्टॉल लगाया था उसकी चीजें अभी भी मेरे पास हैं। मैंने रिवर सिटी में तुम्हारा 10 दिन से ज्यादा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आई। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर अर्जुन की नज़र रमेश के पैर पर पड़ी। रमेश अंकल, आपके पैर में क्या समस्या है? रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह तुरंत अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं गलती से गिर गया।
यह कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन की भौहें तन गई थीं। एक नज़र में ही उसे साफ पता चल गया कि चोट किसी जोरदार वार की वजह से लगी है। लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मामले को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी समय किसी ने चिल्लाकर कहा, वे फिर यहाँ आ गए हैं। रमेश की नज़र तुरंत उन लोगों के समूह पर पड़ी जो तेजी से भाग रहे थे। वह घबरा गया और जल्दी से अपना सामान पैक करने लगा, तथा जितनी जल्दी हो सका उसने सारा सामान बैग में ठूंस लिया। फिर उसने बैग को कंधे पर लटकाया और जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश की। हालांकि उसका बैग इतना भारी था कि उसके घायल पैर के साथ ऐसी हरकतें करना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वह दर्द से कराह उठा। फिर भी उसने दांत पीसकर दृढ़ता से काम जारी रखा। छोटी ये, चलो अभी बात नहीं करते, वे लोग यहाँ हैं, ये कहकर रमेश लंगड़ाता हुआ चला गया। अचानक रमेश का घायल पैर जो उसने उठाया था उसके वजन के कारण टूट गया और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने ये देखा और वह मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रमेश तुरंत उठ खड़ा हुआ और जो सामान बाहर गिरा था उसे वापस सांप की खाल के थैले में भर दिया। इसी समय हाथों में काले डंडे लिए कुछ वर्दीधारी लोग रमेश के सामने आ पहुंचे। अरे अपन, क्या तुम अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? आगे चल रहे व्यक्ति ने रमेश की छाती पर लात भी मारी, जिससे वह गिर गया। बैग का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। मैंने तुम्हें यहाँ 10 से ज्यादा बार देखा है। ऐसा लगता है कि एक पैर को अपन करना काफी नहीं है, तो मुझे तुम्हारा दूसरा पैर भी अपन कर देना चाहिए, है न? पिछली बार मैंने तुमसे पैसे मांगे थे लेकिन तुमने नहीं दिए। इसके बावजूद तुम यहाँ स्टॉल लगाना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा बूढ़े। आगे वाला आदमी रमेश पर डंडे से वार करने ही वाला था कि तभी तेज हवा का झोंका आया। अर्जुन रमेश के सामने आया, उसकी 5 उंगलियां काले डंडे को कसकर पकड़े हुए थीं। भाड़ में जाओ। अर्जुन ने अपना हाथ घुमाया और वह आदमी उड़ गया। वह आदमी दयनीय हालत में जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया। डंडा इतना मुड़ चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। रमेश अंकल, क्या आप ठीक हैं? अर्जुन ने रमेश की मदद की। छोटी ये, तुमने उन्हें पीटा? उफ, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात होगी। अर्जुन बोलने ही वाला था कि उसने अपने पीछे एक उग्र आवाज सुनी। लानत है, तो इस शापित अपन को उसकी मदद करने के लिए एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर मिल गया। वह आदमी खड़ा हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। ऐसा लगता है कि उस दिन तुम्हारी एक टांग तोड़ना ही काफी नहीं था। तुम अपनी दोनों टांगें खोने पर तुली हुई लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। शेष वर्दीधारी लोगों ने अर्जुन और रमेश को घेर लिया। अर्जुन की आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। चाचा रमेश, क्या उन्होंने ही आपका पैर तोड़ा था? अध्याय 283 एक पुराने परिचित की मदद करना। रमेश ने जोर से सिर हिलाया। उसने अर्जुन से कहा, छोटे ये, तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे खुद ही संभाल सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरा सामान जब्त कर लिया जाएगा और मुझे कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। रमेश की बात पूरी होने से पहले ही वह आदमी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? सपने देखो, यह इलाका मेरे नियंत्रण में है। अगर मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ तो तुम मर जाओ। अगर मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो तो तुम जिंदा रहो। अर्जुन का इन ठगों से निपटने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इससे उसके हाथ ही गंदे होंगे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे अपनी कब्र स्वयं खोद रहे थे, इसलिए यह उचित ही था कि वह उन्हें उनके रास्ते पर भेज दे। जैसे ही वह हमला करने वाला था, एक काली छाया भीड़ के बीच से निकली और हमला कर दिया। मात्र 3 सेकंड के भीतर वर्दीधारी लोग जमीन पर गिर पड़े। यह जियाओ डैंग था। जियो डैंग ने जमीन पर पड़े लोगों की ओर ठंडी नजर से देखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपमानित नहीं कर सकते। समूह के नेता को पता चल गया था कि कई हड्डियां टूट गई हैं और उन्होंने तुरंत सहायता के लिए फोन किया। हालांकि जियाओ डैंग उस आदमी के पास गया, फोन लिया और एक नंबर डायल किया। वांग जियान की, मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूं। मुझे परवाह नहीं कि तुम अभी क्या कर रहे हो, लेकिन हुक्सी पार्क में आओ। लोगों का ये समूह तुम्हारा होना चाहिए। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ये शब्द सुनकर चौंक गया और अवचेतन रूप से पूछा, आप कौन हैं? जियो डैंग। ये सुनकर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। फिर जियो डैंग ने फोन को कुचल दिया और उस आदमी की ओर देखा, जिसकी आंखें अब भय से भरी हुई थीं। तुम्हें पता चलने वाला है कि तुमने किसे नाराज किया है। उन शब्दों से समूह का नेता अचंभित और घबरा गया। भाड़ में जाओ, इतने छोटे से मामले में इतने बड़े लोग क्यों शामिल हुए? जियो डैंग फिर अर्जुन के पास गया और बोला, मिस्टर अर्जुन, मामला निपट चुका है। वे लोग शायद किराए के गुंडे हैं। आपको इतने छोटे मामले को व्यक्तिगत रूप से निपटाने की जरूरत नहीं है।
अर्जुन ने सिर हिलाया और जमीन पर बिखरे पड़े शवों को उदासीनता से देखा। फिर उसने अपना ध्यान रमेश की ओर लगाया। चाचा रमेश, मुझे अपना पैर देखने दो। इस समय रमेश पूरी तरह से अचंभित था। वह आश्चर्य से अर्जुन को देखने लगा। लिटिल ये वास्तव में कौन था? उसके साथ इतना शक्तिशाली योद्धा क्यों था? इस व्यक्ति ने उसे इतने सम्मानपूर्वक क्यों संबोधित किया? आश्चर्य से अभिभूत होकर उसने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। अर्जुन ने रमेश को एक तरफ ले जाकर उसके पैर की बारीकी से जांच की। रमेश अंकल, बस थोड़ी देर के लिए ही दर्द होगा। छोटी ये, मैं अपनी हालत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, रमेश ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया। चाचा रमेश, क्या आप भूल गए कि मैंने अपने स्टॉल पर खुद को क्या बताया था? मैं एक चमत्कारी डॉक्टर हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन का हाथ हिला और सच्ची ची की एक किरण रमेश के पैर में प्रवेश कर गई। छाया की तुलना में उसकी चोट कुछ भी नहीं थी। अगर वह अस्पताल भी जाता तो आधे महीने में ठीक हो जाता। अर्जुन ने बस प्रक्रिया को तेज कर दिया। आखिरकार अर्जुन को लगा कि शायद चाचा रमेश अस्पताल में इलाज की फीस के लिए पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। रमेश ने अपने दांत पीस लिए और उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। हालांकि कुछ सेकंड बाद दर्द वास्तव में गायब हो गया और उसकी जगह गर्म करने ले ली। रमेश अंकल, खड़े हो जाए और इधर उधर घूमने की कोशिश कीजिए। अब आपके पैर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अर्जुन ने कहा। इतनी तेजी? रमेश को थोड़ा संदेह हुआ। भले ही लिटिल ही एक चमत्कारिक डॉक्टर थी, फिर भी उसे ठीक होने में कम से कम एक दिन तो लगेगा ही, है न? हाँ, लिटिल ही का आत्मविश्वास देखकर रमेश खड़ा हो गया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ये देखकर हैरान रह गया कि अब वह लंगड़ा नहीं रहा था। अब उसे कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। छोटी ये ने सचमुच चमत्कार कर दिखाया। रमेश ने अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा। हालांकि वह मार्शल दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख था। छोटी ये असाधारण व्यक्ति थी। ये सोचते हुए उसने घुटने टेकने की कोशिश की। श्री अर्जुन, मैं। अर्जुन की सच्ची क्यूई बढ़ गई और रमेश ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह घुटने नहीं टेक सका। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसे संसार शमशान से आती हुई हल्की सी कंपन का आभास हुआ। चाचा रमेश, आपको मुझे लिटिल यही कहना चाहिए। आज भी मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपको किसी और दिन खाना खिलाऊंगा। अगर आपको ऐसा कुछ और भी मिले तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर उसने जियाओ डैंग को निर्देश दिया। जियाओ डैंग, अंकल रमेश को अपना फ़ोन नंबर दे दो। अगर कुछ हुआ तो उनका ख्याल रखना। हाँ मिस्टर अर्जुन। जल्द ही अर्जुन और शियाओ डैंग वहां से चले गए और पीछे कांपते हुए रमेश को छोड़ गए, जिसके हाथ में एक संपर्क कार्ड था। कार्ड पर केवल नाम और कुछ अंक अंकित थे। हालांकि पीछे की ओर दक्षिण पूर्व सैन्य क्षेत्र शब्द उत्कीर्ण थे। राजधानी शहर। एक नकाबपोश युवती अचानक प्रकट हुई और उसने 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों को घायल कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति की भी पिटाई कर दी, जिसे मार्शल आर्ट का महारथी माना जाता था। मार्शल आर्ट हॉल, मार्शल आर्ट क्षेत्र और अन्य स्थान जहां मार्शल कलाकार एकत्रित होते थे, वे सभी उसके द्वारा उत्पन्न तूफान में बह गए। लड़की आई और बिना कुछ कहे चली गई। उसने उन्हें यह भी नहीं बताया कि उसने हमला क्यों किया। दूसरी समस्या ये थी, वह बहुत मजबूत थी। कैपिटल सिटी के एक अलग विला में एक अधेड़ उम्र का आदमी खून की उल्टियां कर रहा था। वह अपने सोफे पर पैर मुड़े बैठी एक नकाबपोश लड़की को घूर रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया, उसका शरीर कांप रहा था। वह सचमुच भयभीत था। वह बाओ शिन्हे था, जो हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में सबसे नीचे था। उसे कभी इतना अपमान नहीं सहना पड़ा था। वह तो उसकी 10 चालों का भी सामना नहीं कर पाया था। ये लड़की कहाँ से आए? तुम अब तक का सबसे मजबूत अस्तित्व हो जिसे मैंने पाया है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेल सकती हूँ, लेकिन अंत में तुम काफी कमजोर निकले, नकाबपोश लड़की ने कहा। ये लड़की स्पष्टतः हिरा थी। बाओ शिन्हे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था जो उसे घेर रहा था। वरिष्ठ, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर आपने मुझ पर हमला क्यों किया? एरा ने धीरे से हाथ बढ़ाया और कहा, अरे, मैंने तुम्हें नहीं मारा, ठीक है। मैं बस तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती थी। दुर्भाग्य से तुम बहुत अच्छे साथी नहीं हो। कितना निराशाजनक है। अध्याय 284 दाओ। बाओ शिन्हे का मुंह फड़क उठा। ये पहली बार था जब उसे कचरा कहा गया था। हालांकि समस्या ये थी कि वह उसकी बातों का खंडन करने में सक्षम नहीं था। तो क्या यहाँ कोई आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? एरा ने पूछा। बाओ शिन्हे ने अपना सिर हिलाया। जहां तक मुझे पता है, ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के लगभग सभी उच्च रैंक वाले विशेषज्ञ यहाँ नहीं हैं। कुछ विदेश चले गए हैं और कुछ पहाड़ों में अवसर तलाश रहे हैं।
तो तुम कह रहे हो कि अब तुम सबसे ताकतवर हो? एरा ने बुदबुदाया। उसे थोड़ी ऊब महसूस हुई। बाओ शिन्हे दंग रह गया। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, वरिष्ठ ग्रैंडमास्टर रैंकिंग वालों के अलावा अभी भी कुछ शीर्ष विशेषज्ञ हैं जिन्होंने खुद को छिपा लिया है। ये विशेषज्ञ अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ग्रैंड मास्टर रैंकिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं ये लोग कहाँ हैं? बाओ शिन्हे ने अपना सिर हिलाते हुए असहाय भाव से कहा, वरिष्ठ, मैं वास्तव में नहीं जानता। एरा को लगा कि इस व्यक्ति के लिए उसके आध्यात्मिक दबाव में झूठ बोलना असंभव है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, उसकी कमर पर एक जेड पेंडेंट चमक उठा। उसने अप्रसन्नता से उसे पकड़ लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बहन ईशा ने उससे कहा था कि अगर जेड पेंडेंट फड़फड़ाए तो उसे कुनलुन पर्वत पर वापस लौट जाना चाहिए, अन्यथा उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। क्या उसने नहीं कहा था कि मैं 10 दिन से लेकर आधे महीने तक बाहर रह सकता हूँ? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। अभी तो मैंने बहुत मज़ा नहीं किया है। वह खड़ी हो गई। चूंकि वह थोड़ी गुस्से में थी, इसलिए उसके मुंह से निकलने वाली आभा बहुत भयानक थी। जब बाओ शिन्हे ने एरा को आते देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे चुप कराना चाहती थी? वरिष्ठ, कृपया मेरी जान बख्श दो। बाओ शिन्हे हताश था। अपनी प्रतिष्ठा और अपने जीवन के बीच उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बाद वाले को चुना। यदि वह मर गया तो उसकी खेती में की गई सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। वह अभी ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचा था। उसके सामने एक उज्ज्वल भविष्य था। एरा ने बाओ शिन्हे की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम सच में जीना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल, बाओ शिन्हे ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। क्या तुम मेरी गुलाम बनने को तैयार हो? एरा ने पूछा। बाओ शिन्हे का चेहरा सख्त हो गया। वह एक ग्रैंडमास्टर था, फिर भी वह किसी और का गुलाम बनने जा रहा था। अंदर ही अंदर वह क्रोधित था। हालांकि वह इस छोटी लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकता था। एक गलत कदम ही उसके जीवन को समाप्त कर सकता था। मैं तैयार हूँ। बाओ शिन्हे के ऐसा कहने के बाद ऐसा लगा कि उनकी उम्र 10 साल से भी अधिक हो गई है। एरा ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने अपने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और अपनी उंगली बाओ शिन्हे के माथे पर रख दी। विरोध मत करो, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुछ सेकंड बाद एरा ने अपनी उंगली हटा ली और कहा, मैं तुमसे 2 काम करवाना चाहती हूँ और तुम्हें उन्हें अवश्य पूरा करना होगा। सबसे पहले मेरे लिए कुछ स्नैक्स तैयार करो और उन्हें 2 बक्सों में पैक करो। अब से तुम्हें हर महीने की 3 तारीख को कुनलुन पर्वत पर 2 बक्से स्नैक्स खुद लाने होंगे। मैं तब तुमसे संपर्क करूंगा। ये सुनकर बाओ शिन्हे के मुंह से खून निकलने ही वाला था। उसने इतनी छोटी सी बात पर उसे काबू में कर लिया था। दूसरी बात यह है कि इस समय में अर्जुन नाम के आदमी पर ध्यान दो। अगर वह यहाँ आता है और उसे कोई परेशानी होती है तो तुम्हें हर कीमत पर उसकी मदद करनी चाहिए। भले ही तुम मर जाओ, तुम उसे कोई नुकसान नहीं होने दे सकते। समझे? समझा। एरा ने एक फोटो निकाली और बाओ शिन्हे को सौंप दी। यदि तुम इन 2 चीजों को अच्छी तरह से करने में विफल रहे तो मैं न केवल तुम्हारी साधना को मिटा दूंगा, बल्कि तुम्हें एक वास्तविक अपन व्यक्ति में बदल दूंगा। हाँ गुरुजी, जल्दी करो और नाश्ता तैयार करो, एरा ने कहा। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए बाओ शिन्हे सीधे दरवाजे की ओर बढ़े और जैसा उन्हें बताया गया था वैसा ही किया। जियांगन प्रांत, मिंगकुई विला। अर्जुन अपने कमरे में वापस आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने काला पत्थर निकाला और अपना ध्यान एकाग्र किया। वह तुरंत संसार के कब्रिस्तान में पहुंच गया। यहाँ की सघन आध्यात्मिक ऊर्जा ताजगी देने वाली थी, लेकिन वह इसके लिए यहाँ नहीं थे। अर्जुन की नज़र कब्र के पत्थरों पर पड़ी जो लगातार हिल रहे थे, मानो कुछ बाहर निकलने वाला हो। क्या चल रहा है? अर्जुन कुछ कदम और आगे बढ़ा और अचानक महसूस किया कि रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकल रहा है। वह अचानक एक कब्र के पत्थर के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ गया। ये तीसरी कब्र थी। कब्र के पत्थर से एक शक्तिशाली आभा बह निकली जो तलवार की नीयत में परिवर्तित हो गई, जिसने कब्र के पत्थर की रक्षा की। क्या ये हो सकता है कि तीसरी कब्र के भीतर का प्राचीन विशेषज्ञ अलग हो? अर्जुन को लगा कि यह सब कुछ बहुत ही असामान्य था। वह ये भी बता सकता था कि ड्रैगन स्लेयर तलवार प्रभावित थी, क्योंकि वह हिंसक रूप से कांप रही थी। वह अनायास ही कुछ कदम आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे आगे खींच रही हो। जल्द ही वह तीसरी कब्र के सामने पहुंच गया। कच, कब्र के पत्थर पर एक दरार पड़ गई और शब्द गायब हो गए। भीतर से एक काली धुंध बाहर निकली। तभी अर्जुन को होश आया। क्या उसने तीसरी समाधि का पत्थर फेंक दिया था? बकवास, वह इसे तुरुप का पत्ता के रूप में रखने की योजना बना रहा था। अब कोई खतरा नहीं था तो वह कब्र का पत्थर क्यों सक्रिय करेगा?
इस समय काली धुंध एक काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आकृति में परिवर्तित हो गई, जिसने अचानक अपना सिर उठाया और अपनी अत्यंत ठंडी आंखों से अर्जुन को घूरने लगा। संसार कब्रिस्तान मास्टर, हम आखिरकार मिल गए। मैं अनगिनत सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आप कब तक यहाँ रह सकते हैं? अवसर चूक जाने के कारण अर्जुन के चेहरे पर कुछ अप्रिय भाव थे। उसने सोचा था कि वह कुछ घंटे सुनेगा, लेकिन जब बूढ़े व्यक्ति ने कहा 10 दिन से लेकर 1 महीने तक या उससे भी अधिक समय तक, तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। इतनी देर? बूढ़ा आदमी भावशून्य था। मैं तुम्हें पिछले 2 की तरह ज्ञान या जानकारी नहीं दूंगा। तुम्हारा वर्तमान साधना स्तर बहुत कम है, इसलिए तुम्हें इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये केवल बर्बादी होगी। इसके बजाय मैं तुम्हें वह दाव सिखाना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। वह दाव जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में ठंडी चमक चमक रही थी। वह दाव? वह क्या है? अर्जुन ने पूछा। ये देखो। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। 1 सेकंड बाद वह अर्जुन के पीछे दिखाई दिया और उसकी गर्दन पर तलवार तान दी। अर्जुन ने अपना शरीर एक और झटका, लेकिन तलवार फिर भी उसकी त्वचा में घुस गई और खून बहने लगा। अर्जुन ने घाव को भरने के लिए तुरंत अपनी सच्ची ख्यूई का उपयोग किया और एक रक्त एकत्र करने वाली गोली खा ली। अपनी सांसों को व्यवस्थित करने के बाद वह अपने सामने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखता रहा। क्या संसार कब्रिस्तान के प्राचीन विशेषज्ञों को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? इसके बजाय इसने उस पर हमला क्यों किया? आज मैं तुम्हें तलवार से वार करने की एक तकनीक सिखाऊंगा जिसे ब्लडथर्स्टी स्लैश कहते हैं। अध्याय 285। मैं उसका इंतजार करूंगी। वूश। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत तलवारों की परछाइयां लिपटी हुई थीं और ऐसा लग रहा था मानो ग्रिम रीपर उसे घूर रहा हो। अगर तलवारों की ये परछाइयां उसे छू भी जाती तो वह निश्चित रूप से मर जाता। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बच नहीं पाता। ये रक्तपिपासु स्लैश है। अर्जुन की आंखें भय से भर गईं। उसने बूढ़े आदमी को कुनलुन पर्वत पर तलवार चलाते देखा था, लेकिन उसने ऐसी अजीब और पागलपन भरी चीज कभी नहीं देखी थी। अर्जुन पूरे 5 घंटे तक अपने कमरे में रहा और उसने महसूस किया कि उसके मन में हत्या की भावना उसके पूरे शरीर में भर गई है। वह बहुत प्रसन्न था। लुओ युनतियान और चेन किंग कॉन्ग ने उन्हें बहुत सारी जानकारी और ज्ञान दिया था, लेकिन उनमें से अधिकांश का उपयोग उनके स्तर पर नहीं किया जा सका। दूसरी ओर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ नहीं दिया। इसके बजाय बूढ़े व्यक्ति ने उसे जीवन धमकाने वाली स्थितियों में डालकर उसके शरीर को तलवार की सहज गति को याद रखना सिखाया। ऐसा लग रहा था मानो रक्तपिपासु स्लैश पहले से ही उसके शरीर में समा गया हो और उसका एक हिस्सा बन गया हो। अर्जुन ने काले वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ, मैं आपको किस प्रकार संबोधित करूं? काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और उदास स्वर में कहा, मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समय और इतिहास ने इसके सभी निशान मिटा दिए हैं। वर्तमान दुनिया में कोई भी मेरा नाम याद नहीं रखता है। बेटे, तुमने संसार कब्रिस्तान प्राप्त किया है, जो तुम्हें स्वर्ग से लड़ने की योग्यता देता है। हालांकि ये भी एक तरह का प्रतिबंध है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य यहाँ हम सभी के भाग्य से जुड़ा हुआ है। यदि तुम मुंह पर उठने में सफल हो जाते हो तो हम में से 100 लोगों को वापस लौटने की कुछ उम्मीद होगी। यदि तुम असफल हो जाते हो तो हम सभी वास्तव में दुनिया से गायब हो जाएंगे। अपना ख्याल रखना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। कोई तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है। जब अर्जुन ने संसार शमशान छोड़ा तो उसका शरीर, जो काले वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति द्वारा कई बार जख्मी किया गया था, चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। क्या ये सब भ्रम था? उसने काला पत्थर पकड़ा और संसार कब्रिस्तान में देखा। काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी गायब हो गया था। हालांकि इस बार कब्र का पत्थर नहीं टूटा, जिसका मतलब था कि काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी अभी भी आसपास ही होगा। अर्जुन ने दरवाजा खोला और देखा कि सान्या और रोशनी बाहर खड़ी थीं। उनकी आंखें संदेह से भरी थीं। छोटे चेन, हमने तुम्हें दर्जनों बार फोन किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? सान्या ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए पूछा। हम दरवाजा तोड़ने पर विचार कर रहे थे। रोशनी ने कमरे में चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उन दोनों को लग रहा था कि शायद अर्जुन ने घर में किसी औरत को छिपा रखा है, लेकिन अब लग रहा था कि वे बहुत ज्यादा सोच रहे थे। अर्जुन ने अपना सिर खुजाते हुए बताया, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं बिस्तर पर आराम से सोया। मैंने वाकई कुछ नहीं सुना। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए इंतजार करना चाहती थी, लेकिन दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। नहा धोकर खाना खाने के लिए नीचे आ जाना। ठीक है। देर रात भोजन करने के बाद अर्जुन छाया के हाथ की स्थिति देखने के लिए अगले दरवाजे पर चला गया।
जैसे ही वह विला से बाहर निकला, उसने कुछ देखा और कहा, लू हानशुंग, क्या जुएमी पैलेस अब तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए कह रहा है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे निगरानी से नफरत है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। लू हानशुंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। यह क्या है? जुएमी पैलेस का मुख्यालय आपके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखता है। लू हानशुंग के स्वर में थोड़ा डर झलक रहा था। आखिरकार, हालांकि जियांगन प्रांत के जुमेई पैलेस की शाखा का कोई भी हत्यारा अर्जुन से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन मुख्यालय के हत्यारों के लिए भी यही नहीं कहा जा सकता था। क्या लिंग फैंग ने यह नहीं कहा था कि उसने मेरा पीछा करना बंद कर दिया है? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन, चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। इस बार, ये राजधानी शहर के जुएमी पैलेस से कोई है जो विशेष रूप से तुमसे निपटना चाहता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो हत्यारा जियांगन प्रांत में आ चुका है। अर्जुन ने लू हानशुंग की उपेक्षा की और बगल वाले विला की ओर चला गया। लू हानशुंग ने उसका पीछा किया और गंभीरता से कहा, यह एक गंभीर मामला है। जो इस बार तुम पर हमला करेगा, वह संभवतः मुख्यालय का नंबर 1 हत्यारा होगा। उसने कभी कोई मिशन विफल नहीं किया है। अर्जुन, क्या तुम ऐसा दिखावा करना बंद कर सकते हो जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है? जिस व्यक्ति ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया वह निश्चित रूप से कोई असाधारण व्यक्ति है। तुम खतरे में हो, इसलिए अगले कुछ दिनों तक तुम्हें उस छोटी लड़की के साथ रहना चाहिए जो नानकिन विला में तुम्हारे साथ थी। केवल वही तुम्हें बचा सकती है। ये लू हानशुंग की अपने पिता के साथ हुई चर्चा का परिणाम था। अर्जुन ने अपनी बात रोकी और कहा, ऐसी स्थिति में आपको ये जानकर निराशा होगी कि वह बहुत समय पहले ही चली गई। लू हानशुंग की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। उस विशेषज्ञ के बिना अर्जुन कैसे जीवित रह सकता था? उस हत्यारे के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, वह निश्चित रूप से 3 दिनों के भीतर अर्जुन पर हमला कर देगा। उसकी हथेलियां पसीने से लथपथ थीं और उसने अनजाने में अर्जुन की बांह पकड़ ली और कहा, अर्जुन, हत्यारे के आने से पहले तुम्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए। विदेश चले जाओ या कुछ और करो। 10 दिन की छुट्टी ले लो और मिस सुन और मिस जिया को भी साथ ले आओ। अर्जुन ने लू हानशुंग के हाथ की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में देखने लगा। लू हानशुंग, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे क्यों जाना चाहिए? चूंकि वह आ रहा है, 1-11, बस यहीं उसका इंतजार करो। मैंने पहले ही जुएमी पैलेस को एक मौका दिया है, लेकिन उन्होंने इसे संजोना नहीं चुना है। हत्यारे का हश्र भी वैसा ही होगा जैसा हर दूसरे व्यक्ति का जो मेरी जान लेने आया है। वह मेरी तलवार से मारा जाएगा। लू हानशुंग ने सोचा कि अर्जुन पागल हो गया है। अर्जुन कैसे बच सकता था जब उसका मुकाबला उस व्यक्ति से था जिसे सभी लोग हुआक्सिया का नंबर 1 हत्यारा मानते थे। जब वह आदमी हत्यारा बना, तब अर्जुन का जन्म भी नहीं हुआ था। यद्यपि अर्जुन अब जियांगनान प्रांत में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, लेकिन वह राजधानी शहर के उन विशेषज्ञों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसा कि कहावत है, हमेशा कोई न कोई बेहतर होगा। क्या अर्जुन को विवेक और बुद्धिमत्ता शब्दों का अर्थ नहीं पता था? उस छोटी लड़की की सुरक्षा के बिना वह निश्चित रूप से बर्बाद हो गया था। धत्तेरी की, लू हानशुंग अर्जुन के व्यक्तित्व को जानता था। एक बार जब वह मन बना लेता तो कोई भी उसे बदल नहीं सकता था। अब वह बस उसे याद दिला सकती थी। अब जब उसने ऐसा कर दिया था तो उसका मिशन पूरा माना जाता था। लू हानशुंग ने दूसरे विला में प्रवेश करते समय अर्जुन की पीठ की ओर देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। तुम्हें पता नहीं है कि बाहर की दुनिया कितनी विशाल है। मुझे लगता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्जुन, मैं एहसान वापस करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस जीवन में मुझे इसका मौका नहीं मिलेगा। लू हानशुंग की आकृति एक फुसफुसाती हुई आह छोड़कर गायब हो गई। स्वाभाविक रूप से अर्जुन इस हत्यारे से नहीं डरता था, भले ही वह जुमेई पैलेस के मुख्यालय का नंबर 1 हत्यारा था। शायद वह इससे पहले थोड़ा और सतर्क हो सकता था, लेकिन तीसरी कब सक्रिय हो गई थी। उसके पीछे काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के साथ डरने की क्या बात थी? इसके अलावा वह रक्तपिपासु स्लैश को आजमाने के लिए उत्सुक था। जो कोई भी उसकी जान लेने आएगा, वह अपनी जान गंवा देगा। अध्याय 286 हत्यारा जियांगक्सिन बिल्डिंग की छत पर, जो मिंगकुई विला से 400 मीटर दूर थी। काले दस्ताने पहने एक व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ी हुई उच्च क्षमता वाली दूरबीन नीचे रख दी और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। तो वह बच्चा हंटर अर्जुन है, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। उसके बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। ये सही है, वह अर्जुन है। वह अधेड़ उम्र का आदमी फैंग डोंगचेंग था। उसने जुएमी पैलेस के शीर्ष हत्यारे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया था, जो उसके बगल में बैठा हुआ आदमी था। क्योंकि उसका जीवन इस मिशन की सफलता पर टिका था, इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी थी।
असफलता कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने बगल में खड़े हत्यारे की ओर कुछ डर के साथ देखा, क्योंकि वह दूसरे पक्ष के ठंडेपन और हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। यदि यह हत्यारा उसे मारना चाहता तो यह एक आसान मामला होता। हत्यारा न केवल शक्तिशाली था, बल्कि वह हत्या करने में माहिर था। वह सामान्य प्राचीन मार्शल कलाकारों की तरह लड़ने वाला नहीं था और उसके शस्त्रागार में भयानक तरीके थे। इसके अलावा इस हत्यारे का कोई नाम भी नहीं था। अर्जुन को कम मत आंको। उसने जियांगन प्रांत में अनगिनत विशेषज्ञों को मार गिराया है। उसकी ताकत अप्रत्याशित है। वह कभी कभी मजबूत दिखाई देता है तो कभी कभी कमजोर। यहाँ तक कि हुआक्सिया का मार्शल आर्ट विभाग भी उसकी पृष्ठभूमि का पता नहीं लगा सकता। आदमी ने उपहास किया। इससे पता चलता है कि हुआक्सिया का मार्शल आर्ट्स विभाग बेकार है। उस बच्चे का आभामंडल बहुत कमजोर है। हो सकता है कि वह मेरी 3 चालों का भी सामना न कर पाए। फैंग डोंगचेन की अभिव्यक्ति बदल गई। इस व्यक्ति ने वास्तव में हुआक्सिया के मार्शल आर्ट विभाग का अपमान करने का साहस किया। वह बहुत गुस्से में था। अगर उसे नहीं पता होता कि यह आदमी इतना भयानक है तो वह हमला कर देता। कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह फिर भी हुआक्सिया के मार्शल आर्ट विभाग से बंधा रहेगा। फैंग डोंगचेंग ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसके सामने खड़ा यह आदमी अति आत्मविश्वासी हो जाए। अगर इस आदमी ने अर्जुन को कम आंका और कुछ गलत हुआ तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। अर्जुन उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसके साथ व्यवहार करते समय तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आदमी के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वह तो बस कूड़ा है। इसमें सावधान रहने की क्या बात है। चिंता मत करो, वह कल सूरज देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और 18वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस दृश्य ने फैंग डोंगचेंग को बहुत झकझोर दिया। यद्यपि प्राचीन मार्शल कलाकार शक्तिशाली थे, फिर भी वे उड़ नहीं सकते थे। उसने जल्दी से अपना सिर बाहर निकाल कर देखा। जिस क्षण वह आदमी गिरा, उसके हाथ पर लगे एक उपकरण से एक स्टील का तार निकला जो किसी तरह के हुक से जुड़ा हुआ था। हुक दूसरी इमारत में घुस गया और आदमी ने स्टील के तार का इस्तेमाल करके दूसरी इमारत की छत पर झूल गया। उसने ऐसा कई बार किया, एक इमारत से दूसरी इमारत तक यात्रा करते हुए अंततः दूर जाकर गायब हो गया। ये सब देखकर फैंग डोंगचेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, जुमेई पैलेस वास्तव में हुआक्सिया में नंबर 1 हत्यारा संगठन है। ये हत्यारा बहुत भयानक है। मुझे लगता है कि अर्जुन को निश्चित रूप से मर जाना चाहिए। अगर वह बच जाता है तो वह निश्चित रूप से पाताल लोक से कोई राक्षस या भूत है। अर्जुन जल्द ही बगल के विला से निकल गया। छाया की रिकवरी अच्छी हो रही थी। जब अर्जुन वहां था, छाया कुणाल गुप्ता के साथ गो खेल रही थी। आश्चर्यजनक रूप से छाया गो में बहुत कुशल थी, वास्तव में मार्शल आर्ट में उससे भी ज्यादा। सिर्फ 10 मिनट के भीतर उसने कुणाल गुप्ता को बुरी तरह से हरा दिया। खेल को मजे से देखने के बाद अर्जुन अपने विला में लौटा और पाया कि रोशनी और सान्या ने अपने कपड़े बदल लिए थे और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई थीं। वे दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अर्जुन मुस्कुराया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कहीं बाहर जा रहे हो क्या? सान्या ने सिर हिलाया। छोटे चेन, जियांगन प्लाजा में एक नई दुकान खुली है। मैंने सुना है कि वहाँ व्यापार अच्छा है, इसलिए हम आज घर पर खाना बनाने की योजना नहीं बना रहे हैं। हमारे साथ बाहर जाकर खाना खाने के बारे में क्या ख्याल है? असल में आपको मना करने का अधिकार नहीं है। हमने पहले ही फैसला कर लिया है। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम दोनों सुंदरियों के साथ अच्छा नहीं खेल पाऊंगा। रोशनी ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। अब आप जियांगन प्रांत के मार्शल आर्ट समुदाय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। लोग क्या सोचेंगे, इससे आपको क्यों डर लगता है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आपको कम प्रोफाइल रखना होगा। जल्द ही उन्होंने एक साधारण पोशाक पहन ली जो विशेष रूप से उनके लिए विदेश में तैयार की गई थी। इसमें कोई लेबल या पैटर्न नहीं था, लेकिन जब वह इसे पहनते थे तो उनका आकर्षक फिगर स्पष्ट रूप से सामने आता था। जब वह रोशनी और सान्या के बगल में खड़े हुए तो तीनों सेलिब्रिटी जैसे लग रहे थे। छोटे चेन, तुम मार्शल आर्ट की अपेक्षा मनोरंजन के क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हो, सान्या ने प्रशंसापूर्वक कहा। शाम 6 बजे, जियांगन प्लाजा, 4थी मंजिल पर भोजन क्षेत्र। जैसे ही वे तीनों सामने आए, वे जहां भी गए, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी लोग अर्जुन को ईर्ष्या और जलन से देखने लगे। यह आदमी इतना भाग्यशाली कैसे हुआ कि उसे 2 खूबसूरत महिलाएं मिल गईं। यदि उनमें से कोई भी उनकी प्रेमिका होती तो यह उनके लिए जीवन भर गर्व करने के लिए पर्याप्त होता। रोशनी रिसेप्शन एरिया में गई और स्टाफ से फुसफुसा कर बोली, मैंने आज एक निजी कमरा आरक्षित किया है। मेरा उपनाम जिया है।
वेटर ने बुकिंग आरक्षण की जांच की और जल्दी से कहा, मिस जिया, आपका निजी कमरा है। सीधे जाएं और दाएं मुड़ें। धन्यवाद। रोशनी फिर अर्जुन और सान्या के पास चली गई। चलो चलें, ये है। जैसे ही वे तीनों दुकान में घुसने वाले थे, एक सूट पहने हुए आदमी बाहर आया। वेटर जिसने अभी अभी रोशनी से बात की थी, उसने जल्दी से झुककर कहा, बॉस। उस आदमी ने सिर हिलाया और उसकी नज़र रोशनी और सान्या पर पड़ी। वह स्तब्ध रह गया। वह जल्दी से आगे बढ़ा। सुंदर महिलाओं, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, यू हाइशिंग। कमरा A7 सिर्फ एक छोटा कमरा है, इसलिए आपको वहाँ असहज महसूस हो सकता है। क्यों न मैं आपके आरक्षण को मुफ्त में एक बड़े कमरे में अपग्रेड कर दूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रोशनी ने उसे अस्वीकार कर दिया। मैंने एक छोटा सा निजी कमरा बुक किया है। साथ ही मुझे मुफ्त भोजन की ज़रूरत नहीं है। उसका रवैया बेहद ठंडा था। ऐसा कहकर उसने अर्जुन और सान्या को कमरे में ले जाकर युहाइशेंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। युहाइशेंग के चेहरे पर थोड़ी अजीब सी मुस्कान थी और उसकी नज़र कुछ देर के लिए अर्जुन पर पड़ी। इससे पहले उन्हें कभी भी निःशुल्क कमरा अपग्रेड नहीं मिला था, इसलिए यह पहली बार था। क्या आजकल लड़कियों को अच्छे सौदे पसंद नहीं आते? इसके अलावा वे दो सुंदरियां इस बच्चे के साथ क्यों थीं? जब वे तीनों कमरे में गायब हो गए तो उसने मन ही मन कोसा, लानत है। वह शायद उनका जिगोलो है। अंदर तीनों ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। जगह की समीक्षाएं पढ़ने के बाद उन्हें यहाँ अच्छा खाना मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। यहाँ का खाना सान्या के घर में बने खाने से कहीं घटिया था। इसलिए उन्होंने केवल सादा भोजन किया और बिल का भुगतान करने के बाद चले गए। अप्रत्याशित रूप से यू हाइशिंग मुस्कुराते हुए आया और अपना नाम कार्ड सान्या और रोशनी को सौंप दिया। महिलाओं, क्या यहाँ का खाना आपको पसंद आया? यह मेरा बिजनेस कार्ड है। आप इस पर मेरा व्यक्तिगत नंबर पा सकते हैं। अगर मौका मिला तो मैं आपको अपनी दूसरी शाखाओं में भी ले जा सकता हूँ। जियांगन प्रांत में मेरे 10 से ज़्यादा स्टोर हैं और वे सभी मेरे परिवार के व्यवसाय का हिस्सा हैं। यू हाइशिंग जानबूझकर दिखावा कर रहा था। ईमानदारी से कहूँ तो उसने ये रेस्टोरेंट लगभग मजे के लिए खोला था, क्योंकि वह यहाँ बहुत सी खूबसूरत महिलाओं से मिल सकता था। लगभग हर दिन एक नई महिला उसके रेस्टोरेंट के दरवाजे से आती थी और वह उन्हें मुफ्त कमरा अपग्रेड, मुफ्त भोजन और अपना संपर्क विवरण प्रदान करता था। जाहिर है, इनमें से कई के परिणामस्वरूप उसे सुखद संबंध प्राप्त हुए, इसलिए वह इस पर थोड़ा पैसा गंवाने से भी संतुष्ट था। जहां तक सान्या और रोशनी की बात है, वे सबसे खूबसूरत महिलाएं थीं जिन्हें उसने अपने जीवन में कभी देखा था। इसलिए वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अध्याय 287 अनुसरण किया गया। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद सान्या और रोशनी का संपर्क कार्ड स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। अर्जुन ने बस ठंडी नाक से कहा, सच कहूं तो यहाँ के खाने का स्वाद बहुत ही खराब है। हम यहाँ दूसरी बार नहीं आएंगे। और तुम वाकई एक घटिया आदमी की तरह दिखते हो। चलो चलें। इतना कहकर अर्जुन ने दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर चला गया। इससे यू हाइशिंग क्रोधित हो गया। उस बच्चे ने न केवल उसके रेस्तरां का अपमान किया, बल्कि उसे बदमाश भी कहा। वह दौड़कर उनके पास जाने और अपनी बात कहने ही वाला था कि तभी एक हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। फिर जब उसने पलटकर देखा कि वह कौन था, तमाचा, उसके चेहरे पर एक तमाचा पड़ा। तभी यू हाइशिंग को ध्यान आया कि उसे किसने थप्पड़ मारा था। चीफ किंग, तुमने मुझे क्यों मारा? वह अपने सामने वाले आदमी को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पिता को भी इस आदमी को देखकर अपनी आवाज़ कम करनी पड़ी थी। इस आदमी के पास जियांगन प्लाजा के अधिकांश शेयर थे। वह यहाँ क्यों था? तुमने उन तीनों को नाराज तो नहीं किया, है न? चीफ किंग की निगाहें ठंडी थीं और उनके स्वर में कोई बहस बर्दाश्त नहीं थी। प्रमुख मार्शल आर्ट परिवार, व्यवसाय और सत्ता में बैठे लोग सभी अर्जुन का नाम जानते थे और उसे कहीं भी पहचान लेते थे। अर्जुन तो दुष्वप्न जैसा था। यदि वे गलती से उसे नाराज कर दें तो हंटर उनके घर आ सकता है और उनका जीवन समाप्त कर सकता है। इस प्रकार जैसे ही चीफ किंग को पता चला कि अर्जुन जियांगन प्लाजा में आ गया है, उसने अपना सारा काम छोड़ दिया और दौड़कर वहां पहुंचा। उसकी आंखें यू हाइशिंग को घूर रही थीं और उसके एक हाथ ने यू हाइशिंग की गर्दन पकड़ ली और उसने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने उस आदमी को नाराज किया? कौन सा आदमी? यू हाइशिंग घबरा गया। उसे नहीं पता था कि चीफ किंग इतने गुस्से में क्यों थे। टकराना। चीफ किंग ने यू हाइशिंग की छाती पर लात मारी और कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुमने उन दो महिलाओं के साथ उस आदमी को नाराज किया? यू हाइशिंग स्तब्ध रह गया और उसका दिल अशांत हो गया जब उसने बुदबुदाया, वे तीन।
चीफ किंग ने उसे थप्पड़ मारा और गरजते हुए कहा, उस आदमी ने अभी तुमसे क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ, अभी सब उगल दो। यू हाई शिंग ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे रेस्तरां के भोजन का स्वाद खराब था। उन्होंने मुझे एक घटिया व्यक्ति भी कहा। चीफ किंग की निगाहें ठंडी हो गईं। धत्तेरी की, पुरुषों, इस मूर्ख को घसीट कर ले जाओ। अगर तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ हुई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। यू हाई शिंग घबरा गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बिना कुछ कहे उसे चीफ किंग के पीछे खड़े दो लोगों ने घसीट लिया। तीनों अभी जियांगन प्लास से निकले ही थे कि अचानक एक बुरी आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी। बेटे, तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। अर्जुन वहीं रुक गया। यह आवाज संसार के कब्रिस्तान से आ रही थी और काले वस्त्र पहने उस बुजुर्ग की थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। वह खुद को छिपाने में बहुत माहिर है और वह भी आपसे काफी दूर है। वह बहुत प्रतिभाशाली है, यहाँ तक कि उससे 2 बड़े क्षेत्र ऊंचे विशेषज्ञ भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है इस व्यक्ति का आभामंडल बहुत ही घना और भयावह है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया है। वह कल से ही तुम्हें देख रहा है और वह तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसके पास जाता। ये व्यक्ति तुम्हारे खूनी वार को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अर्जुन ने सिर हिलाया और रोशनी और सान्या से कहा, मुझे कुछ काम निपटाना है, इसलिए तुम दोनों को पहले जियाउडैंग के पीछे पीछे आना चाहिए। उन दोनों ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा लेकिन फिर सिर हिला दिया। ठीक है। अर्जुन ने उन्हें कार तक पहुंचाया और राजवीर राणा से कहा कि वह किसी को गुप्त रूप से उन पर नजर रखने के लिए भेजे। फिर उसकी नज़र 10 बजे की दिशा में एक खास कोने पर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप उस छिपे हुए व्यक्ति की ओर मध्यमा उंगली दिखाई। तभी दूर खड़े एक आदमी ने अपनी दूरबीन नीचे रख दी। उसकी आंखों में आश्चर्य और थोड़ा डर था। उसे खोज लिया गया था। ये कैसे संभव हुआ? उसने अनगिनत विशेषज्ञों को मार गिराया था और उनमें से कई तो उसके मौजूदा लक्ष्य से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इसके बावजूद किसी ने भी उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। खतरे की एक अजीब सी भावना उसके दिल पर छा गई और उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह बच्चा उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है। क्या फैंग डोंगचेंग ने जो कहा वह सच था? उसने अर्जुन को देखने के लिए पुनः दूरबीन उठाई लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका लक्ष्य गायब हो चुका है। अचानक उसने अपनी आंखों के सामने एक ठंडी चमक देखी और सहज ही उसने दूरबीन पर से अपनी पकड़ छोड़ दी और एक तरफ हट गया। कच, दूरबीनें टूट गईं लेकिन ठंडी चमक अभी भी वहां थी। पुची, एक काला तीर उसके पास से गुजरा जिससे उसके दाहिने हाथ पर हल्का घाव हो गया। डिंग, तीर दीवार में धंस गया तथा उसके प्रभाव से वह अभी भी कांप रहा था। आदमी ने अपने घाव पर नजर डाली, फिर उसकी नजर खून से सने तीर पर पड़ी। उसका चेहरा अजीब हो गया क्योंकि उसने तीर को पहचान लिया था। यह ज़ूमेई पैलेस से था और ऐसे केवल 10 ही अस्तित्व में थे। यह अचानक यहाँ क्यों प्रकट हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ूमेई पैलेस से कोई उससे निपटने की कोशिश कर रहा था? असंभव। इस समय एक ठंडी आवाज गूंजी, मुझे अनुमान लगाने दो कि तुम कहाँ से हो। हुआक्सिया के मार्शल आर्ट विभाग से, कैपिटल सिटी के जियांग परिवार से, या तुम ज़ूमेई पैलेस से हो? आदमी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और देखा कि एक ठंडा और घमंडी युवक उसे घूर रहा है। अर्जुन, धत्तेरी की, ये बच्चा बहुत तेज था। उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज। यहाँ तक पहुँचने में उसे केवल 7 सेकंड लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष के पास इतनी गहरी अंतर्ज्ञान कैसे हो सकती है। इस बच्चे ने उसे कैसे पाया? अनजाने में ही वह शिकारी की जगह शिकार बन गया था। तुम्हारे पास ये तीर क्यों है? आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। ड्रैगन स्लेयर तलवार अर्जुन के हाथ में दिखाई दी। उसने शांति से उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि तुम ही वह हत्यारे हो जिसे ज़ूमेई पैलेस ने भेजा था। मुझे तुमसे कुछ उम्मीदें थीं लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया। आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी बांह पर लगे घाव को पोंछा। फिर उसने अपनी खून से सनी उंगली चाटी। बहुत समय हो गया है जब किसी ने मुझे खून बहाया हो। हालांकि अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह आदमी तुरंत गायब हो गया। तभी वह अचानक अर्जुन के सामने प्रकट हुए और उन पर हथेली से प्रहार किया। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ाया और हमले का सामना करने के लिए एक मुक्का मारा जिससे उसकी असली क्यूई बाहर आ गई। दोनों बलों के बीच टक्कर हुई जिससे शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न हुईं जिनसे आसपास की इमारतों पर लगे शीशे टूट गए। अध्याय 288 वध का शासक कराना। दोनों पक्षों के पीछे हटने से जमीन पर दरारें पड़ गईं।
उस पहली मुठभेड़ से ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष बराबरी पर थे। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प, लेकिन आगे मैं तुम्हारे अंदर मौत का डर पैदा करूंगा। अचानक उस आदमी की भयावह आवाज गूंजी। अचानक उस आदमी की हथेली से एक स्टील का तार निकला और स्टील के तार के अंत में एक नुकीला सिरा था। वह बिजली की गति से हवा में सीटी बजाता हुआ निकल गया। टस्क, अर्जुन ने तुरंत ही हमले को टाल दिया। तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। अचानक स्टील के तार ने अपना दिमाग बदल लिया और वह पीछे मुड़ा और सीधे अर्जुन की गर्दन की ओर बढ़ गया। अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और वह नीचे झुका। उसी समय उसने स्टील का तार भी पकड़ लिया। स्वूश, वह आदमी अर्जुन की ओर खींचा चला आया। मरना, अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को अपनी सच्ची क्यूई से भरकर एक भयानक वार किया। हालांकि वह आदमी बस उपहास करता रहा। क्या तुम मुझे सिर्फ इसी से मारने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्टील का तार एक लचीली तलवार में परिवर्तित हो गया और उसने अर्जुन की ओर अपना वार किया। ये स्टील का तार कोई साधारण स्टील का तार नहीं था और यह रूपांतरित भी हो सकता था। इसके अलावा इसे स्पिरिट स्टोन से बनाया गया था और इसमें कुछ नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यह विभिन्न हथियारों में बदल सकता था और जिन सामग्रियों से इसे बनाया गया था उनके कारण साधारण हथियार इसे नष्ट नहीं कर सकते थे। झंकार, दो ठंडी धातु की चमकें आपस में टकराईं। चिंगारियां उड़ीं। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। लचीली तलवार सचमुच टूट गई। वह आदमी आश्चर्य से बोला, ये कैसे संभव है? हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और अर्जुन की तलवार के वार से पहले ही वे पीछे हट गए। फिर भी उसके कपड़े फटे हुए थे। आदमी ने अपने कपड़ों की ओर देखा और मुस्कुराया। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे इतनी दयनीय स्थिति में डाला है। हालांकि अब इस खेल को खत्म करने का समय आ गया है। क्या तुम्हें पता है कि जब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करता हूं तो मैं हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में कहां रैंक करता हूं? तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं कितना ताकतवर हूं, लेकिन बस इतना जान लो कि मैंने परसों ही 30वें रैंक वाले एक विशेषज्ञ को मार डाला। इसकी तुलना में तुम कुछ भी नहीं हो। कुछ सेकंड बाद उस आदमी के शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी और उसका शरीर अचानक बड़ा हो गया। वह ठंडे जानलेवा इरादे की एक परत में ढक गया। अर्जुन कुछ देर के लिए अचंभित रह गया, लेकिन फिर वह जल्दी ही अपने होश में आ गया। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को ये कहते सुना, यह उसका असली चेहरा है। उसका मार्शल पद भी वध दाव है। अब तुम्हारे लिए उससे निपटना आसान नहीं होगा। तुम जितने शक्तिशाली होगे, उसकी हत्या करने की मंशा उतनी ही प्रबल होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह पर ऐसी गुप्त तकनीक मौजूद होगी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। ड्रैगन स्लेयर तलवार ने मारक क्षमता जारी की, जो तूफान की तरह उस आदमी की ओर बढ़ी। टकराना, दोनों सेनाएं टकराईं, लेकिन इस बार अर्जुन वास्तव में 3 कदम पीछे हट गए। उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत 5 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। उस आदमी की भयावह मुस्कान गूंज उठी। अगर मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, तो तुम्हें मरना ही होगा। याद रखना, तुम ज़ुएमी पैलेस के क्रिम्सन के हाथों मारे गए थे। मैं क्रिम्सन हूं, खून का हत्यारा। इससे ये स्पष्ट हो गया कि क्रिम्सन दूसरे पक्ष का कोड नाम था। कुछ ही सेकंड बाद वह अर्जुन के सामने आ गया और उसके हाथ में मौजूद खंजर ने हवा में एक घातक चाप बनाया, जो सीधे अर्जुन के गले पर जा लगा। मरना, इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके मन में एक आवाज गूंजी। स्लॉटर दाव का इस्तेमाल मुट्ठियों से तलवारों और हथियारों को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। स्लॉटर दाव की साधना करने वाले व्यक्ति का दिल किसी भी चीज से नहीं डरता। आप भ्रामक रक्त ड्रैगन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इस व्यक्ति को मारना चाहते हैं तो इसका उपयोग करें। इसे रक्तपिपासु स्लैश के साथ मिलाएं। इस समय अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ और वध दाव के बारे में उनकी समझ बढ़ गई। एक शक्तिशाली रक्त आभा तुरंत उसके शरीर से बाहर निकली और एक रक्त ड्रैगन में परिवर्तित हो गई, जिसने अर्जुन की बांह के चारों ओर खुद को लपेट लिया। एक क्षण बाद अर्जुन का हाथ उस खंजर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा जो हत्या की मंशा से भरा हुआ था। क्रिम्सन के दृष्टिकोण से अर्जुन वस्तुतः मृत्यु को आमंत्रित कर रहा था। क्या वह वास्तव में अपने हाथ का उपयोग करके अपने खंजर को रोकने की कोशिश कर रहा था? क्या यह आदमी मूर्ख था? मरना, अर्जुन का हाथ उस भयानक खंजर से टकराया, जिससे तीखी, कान फाड़ देने वाली घर्षण ध्वनि उत्पन्न हुई। कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ धीमी गति से चलने लगा। क्रिम्सन की आंखें भय से भरी हुई थीं, क्योंकि उसका खंजर अर्जुन की मुट्ठी में मजबूती से था। इसके अलावा वहां कोई खून नहीं था। ये कौन सा जादू था? उसने अपने कानों में ड्रैगन की हल्की दहाड़ भी सुनी, और जब उसने अर्जुन को ध्यान से देखा तो उसे अर्जुन की बांह के चारों ओर एक रक्त ड्रैगन की रूपरेखा धुंधली सी दिखाई दी। रक्त ड्रैगन का क्रूर मुंह खुल गया था और उसने खंजर को काट लिया था।
उसकी हत्या की मंशा गायब हो गई। ये सब खूनी ड्रैगन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। ये कैसे संभव हुआ? आप अकेले नहीं हैं जो स्लॉटर दाव के बारे में जानते हैं, लेकिन आपका स्लॉटर दाव और मेरा स्लॉटर दाव अलग अलग स्तर पर हैं। कच मायावी रक्त ड्रैगन दहाड़ा और खंजर टुकड़े टुकड़े हो गया। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था और डर से भर गया था। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसने अनजाने में एक कदम पीछे खींच लिया। उसकी नज़रें सामने खड़े अर्जुन पर टिकी थीं। नहीं, बल्कि ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो उसकी नज़रें अर्जुन के पीछे खड़े क्रूर रक्त अजगर पर टिकी थीं। रक्त ड्रैगन की आभा बहुत ही भयानक थी। उसे घुटन महसूस हो रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को निगल लिया जाएगा। आप वास्तव में कौन हैं? उसके हृदय में भय व्याप्त हो गया और वह लगातार पीछे हटता रहा। मैं कौन हूँ? अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ड्रैगन स्लेयर तलवार को कसकर पकड़ लिया। खूनी ड्रैगन की दहाड़ से आसमान हिल गया। मैं संहार का राजा हूँ, अर्जुन। अध्याय 289 रक्त ड्रैगन क्रिम्सन को एहसास हो गया कि इस स्थिति को जारी नहीं रहने दिया जा सकता। वह अर्जुन से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी उसकी हत्या करने की मंशा दबा दी गई थी। इसके अलावा उसे उस रक्त ड्रैगन से खतरे का गहरा एहसास हुआ। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। उसने अपनी उंगली को काटा और अपने खून के सत्व की एक बूंद बाहर निकाली। साथ ही उसने अपने माथे पर थपथपाया जिस पर खून के निशान थे। अचानक निशान चमक उठा। प्रकाश अधिकाधिक चमकदार होता गया तथा उसके शरीर पर पड़ने वाला दबाव पूरी तरह से गायब हो गया। उसने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अर्जुन की ओर दौड़ा। अगर यह बदमाश नहीं मरा तो भविष्य में वह अंतहीन मुसीबतें खड़ी कर देगा। भले ही मुझे अपना रक्तसार और साधना जलानी पड़े, तुम आज मर जाओगे। अर्जुन के मन में अचानक एक आवाज गूंजी, इससे पहले कि दूसरे पक्ष की रक्तसार शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाए, ये चाल चल दो। जल्दी करो। जैसे ही अर्जुन ने अपनी सच्ची क्यूई को अपने दाहिने हाथ में डाला, उसकी हत्या करने की इच्छा फूट पड़ी। अचानक तेज हवाएं चलीं और उसके पीछे खूनी ड्रैगन टिमटिमाने लगा। फिर ड्रैगन स्लेयर तलवार ने बड़ी संख्या में तलवार की छायाएं छोड़नी शुरू कर दीं। ये कौन सी तलवार चाल है? ऐसा लगता है जैसे ग्रिम रीपर मुझे घूर रहा है। कुछ सेकंड बाद तलवार की परछाइयां गायब हो गईं और सब कुछ शांत हो गया। उस आदमी के शरीर पर न तो कोई घाव था और न ही खून। उसने अर्जुन की ओर देखा और उपहास किया। तुम्हारी तलवार तकनीक की आभा वास्तव में भयानक है, लेकिन इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। हा। क्या ऐसा है? अर्जुन ने पहले ही ड्रैगन स्लेयर तलवार को म्यान में रख लिया था। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थे और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। अचानक उस आदमी की मुस्कान गायब हो गई। उसने अचानक अपना सिर नीचे किया तो पाया कि उसके शरीर पर अनगिनत घाव हो गए थे। उसके कपड़े पूरी तरह से फट गए थे और उसके शरीर से खून की धारा फव्वारे की तरह बह रही थी। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसकी आंखें अत्यधिक भय से भर गईं। ये कैसे संभव हुआ? वह वास्तव में एक कमजोर लक्ष्य के हाथों मारा गया था। तुम हो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसका शरीर फट गया और टुकड़ों में बिखर गया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। रक्तपिपासु वार व्यक्ति की आत्मा पर बहुत भारी पड़ता था तथा उसके दानतियन में लगभग कोई सच्ची क्यूई नहीं बचती थी। मैंने जिन मार्शल तकनीकों में महारत हासिल की है वे बहुत उन्नत हैं और मेरा शरीर उनके उपयोग के साथ तालमेल नहीं रख सकता। मुझे जल्द से जल्द अपने साधना स्तर में सुधार करना होगा। जब वह ये कह रहा था तो काला पत्थर उड़कर अर्जुन के सामने आ गया। काली धुंध छा गई और शीघ्र ही काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की हर चीज एक दायरे में बंद हो गई हो, जो नरक की गहराइयों से निराशा और हत्या के इरादे से भरा हुआ हो। बाइक रोब वाले बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को देखा और शांति से कहा, न तो रक्तपिपासु स्लैश या जलता हुआ आकाश पाम उच्च स्तरीय मार्शल तकनीक हैं, लेकिन वे आपके लिए हुआक्सिया जैसी छोटी जगह से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह महसूस कर सकता था कि इस युद्ध से उसके शरीर और साधना स्तर को काफी लाभ हुआ है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त ऊर्जा ने उसे घेर लिया। उसने अपनी उंगलियां भींच लीं और काली और लाल रोशनी का एक गोला बना लिया। एक सेकंड बाद गेंद अर्जुन के सिर के ऊपर खूनी ड्रैगन से जा टकराए। टकराना, लाल रोशनी चमक उठी, ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रक्त ड्रैगन बड़ा हो गया था। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये रक्त ड्रैगन आपके वध दाव का वाहन बन गया है। शायद इसका आपकी साधना तकनीक से कुछ लेना देना है। इसकी वृद्धि आपकी अपनी वृद्धि से संबंधित है।
अगर यह एक दिन 10,000 फीट की लंबाई तक पहुंच सकता है तो आप पूरी दुनिया को साफ कर पाएंगे। याद रखो, आज तुम्हारी ताकत इस हत्यारे को मारने के लिए अपर्याप्त थी। ये खूनी ड्रैगन ही था जिसने तुम्हें उसे मारने में मदद की। याद रखें, यदि भविष्य में आपको मजबूत दुश्मनों का सामना करना पड़ता है तो ये रक्त ड्रैगन आपकी तलवार से अधिक उपयोगी होगा। ऐसा कहकर काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी काली धुंध में बदल गया और गायब हो गया। अर्जुन ने अपने सिर के ऊपर खूनी अजगर की ओर देखा। उसकी वर्तमान लंबाई और 10,000 फीट के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। अब संभवतः इसकी लंबाई एक ट्रक जितनी थी। उसने अपनी रक्त आभा वापस ले ली और रक्त ड्रैगन आकाश से उतरकर उसके शरीर में पुनः प्रवेश कर गया। उसके बाद अर्जुन ने थकान दूर करने के लिए कुछ गोलियां खा लीं। फिर वह उस इलाके से चला गया। जब वह वापस जा रहा था तो उसे रोशनी और सान्या का संदेश मिला, इसलिए उसने जियाओ डैंग से उसे लेने के लिए कहने की योजना बनाई। हालांकि इससे पहले कि वह कॉल कर पाता, एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार उसके सामने आकर रुकी। कार की खिड़की धीरे से नीचे हुई और चालक सीट पर धूप का चश्मा पहने एक युवती ने अर्जुन की ओर हाथ हिलाकर इशारा किया। श्री अर्जुन। लड़की ने अपना चश्मा उतार दिया और मुस्कुराए। जब उसने ऐसा किया तो अर्जुन ने आखिरकार उसे पहचान लिया। जियांगन प्रांत के बंसल परिवार से जुइया। ड्रैगन स्लेयर तलवार के पुनः निर्माण के बाद से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। मिस्टर अर्जुन, अगर आपको मेरे साथ रहने में कोई परेशानी न हो तो कार में बैठ जाए। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपना फोन जेब में रख लिया। कार का दरवाजा खुला और वह अंदर आ गया। तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। जुइया ने धीरे से एक्सीलेटर दबाया। हालांकि यह हल्के से किया गया था, फिर भी स्पोर्ट्स कार का इंजन चालू होते ही दहाड़ने लगी। वह मुस्कुराई और स्पष्ट स्वर में बोली, मिस्टर अर्जुन, मुझे लगता है कि हर कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। जुइया ने कार चलाते हुए कहा, यह सही है। बहुत से लोग आपकी हर हरकत पर ध्यान दे रहे हैं। वे आपको नाराज नहीं करना चाहते। अध्याय 290 एक सुराग। मिस जू, क्या आपने भूत जेल नामक जगह के बारे में सुना है? अर्जुन ने अचानक पूछा। चीख। जुइया ने अचानक ब्रेक लगा दिया और कार रुक गई। उसकी आंखें अर्जुन को उत्सुकता से घूर रही थीं और उसकी छाती घबराहट से धड़क रही थी। मिस्टर अर्जुन, आपने अचानक ये सवाल क्यों पूछा? जुइया की आवाज बोलते समय थोड़ी कांप रही थी। अर्जुन बहुत खुश हुआ, वह इस बारे में कुछ जानती थी। मिस जू, भूत जेल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ पता हो तो कृपया मुझे बताएं। अर्जुन ने तुरंत जुइया की कलाई पकड़ ली। जुइया अर्जुन के स्वर में उत्साह महसूस कर सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, भूत जेल में अनगिनत प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञ कैद हैं। अर्जुन का चेहरा बहुत गंभीर हो गया और उसकी भुजाओं की नसें उभर आईं। उन लोगों ने उसके माता पिता को वहां क्यों बंद कर दिया? उनके माता पिता मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, वे तो बस साधारण लोग थे। उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उसका आभामंडल उमड़ने लगा। मिस जू, क्या आप जानती हैं कि यह जगह कहाँ है? जुइया ने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि केवल एक ही चीज अर्जुन को इतना परेशान कर सकती है और पूछा, श्री अर्जुन, क्या यह मामला क्लाउड लेक मैनर की घटना से संबंधित है? अर्जुन को कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिला दिया। श्री अर्जुन, इसके नाम में भूत शब्द इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह कहाँ है। मुझे तो ये भी संदेह है कि यह स्थान किसी तरह अपना स्थान बदलता रहता है, लेकिन मुझे मिली कुछ जानकारी के अनुसार ये भूमिगत होना चाहिए। जुइया ने कहा। भूमिगत? इससे दायरा सीमित नहीं होता। मैं सटीक स्थान जानना चाहता हूँ। अगर मिस जू को कुछ पता हो जिससे मुझे मदद मिल सके तो कृपया मुझे बताएं। अर्जुन शांत हुआ और गंभीरता से बोला। जुइया ने कुछ सेकंड तक सोचा और जवाब दिया, मैं इस जगह के बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पहले वहां गया है। अगर तुम उसे बात करने के लिए मना सको तो शायद तुम्हें ज्यादा जानकारी मिल सके। कौन है भाई? जुइया ने अपने बैग से एक निमंत्रण कार्ड निकाला जिस पर पारंपरिक लिपि में मेडिसिन शब्द लिखा था। मेडिसिन अलायंस के हर्षवर्धन मेहता। अर्जुन ने निमंत्रण पत्र उठाया और उस पर नजर डाली। उसने देखा कि उस पर उसका नाम लिखा था, जिसका मतलब था कि यह निमंत्रण उसके लिए था। जुइया ने बताया, श्री अर्जुन, मैं आज आपको ये निमंत्रण देने के लिए आई हूँ। परसों हर्षवर्धन मेहता मेडिसिन किंग वैली में एक भोज का आयोजन करेंगे जिसमें सभी लोग एक गोली के जन्म का गवाह बनेंगे। उन्होंने न केवल मुझे आमंत्रित किया बल्कि श्री अर्जुन को भी आमंत्रित किया। मेडिसिन अलायंस, ये सही है। श्री अर्जुन, आपको पता होना चाहिए कि हुआक्सिया में औषधीय गोलियां बहुत कम हैं और बहुत कम कीमियागर हैं। मेडिसिन अलायंस औषधीय जड़ी बूटियों और औषधीय गोलियों पर केंद्रित है।
वे औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की उम्मीद में प्राचीन कीमिया विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। हाल के दिनों में मेडिसिन एलायंस के एक शीर्ष कीमियागर ने औषधीय गोली शोधन विधियों का एक सेट विकसित किया है जो तीसरी श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। एक बार गोली पूरी हो जाने पर मेडिसिन अलायंस की सेवाएं निश्चित रूप से अनगिनत गुटों द्वारा चाही जाएंगी। हर्षवर्धन मेहता का दर्जा भी बढ़ेगा, इसलिए हर्षवर्धन मेहता के लिए अनगिनत विशेषज्ञों के सामने अपनी क्षमताओं को दिखाने का ये सबसे अच्छा अवसर है। अर्जुन का भाव थोड़ा अजीब था। जब वह रिवर सिटी में गोलियों की नीलामी कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि हुआक्सिया में गोलियां दुर्लभ हैं। अन्यथा वे लोग पागलों की तरह उनके लिए नहीं लड़ते। अब ऐसा लग रहा था कि हुआक्सिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जो गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे। मात्र तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली ऐसी चीज थी जिसे अनगिनत प्रमुख गुट चाहते थे। अब वह चौथी श्रेणी की औषधीय गोली भी बना सकता है। तो क्या उसकी कुशलता सबको चकित नहीं कर देगी? इसके अलावा मेडिसिन एलायंस और उस स्थान के बीच क्या संबंध था? मानो उनके मन की बात पढ़ते हुए झूया ने आगे कहा, मी अर्जुन, शायद आपको यह नहीं पता होगा, लेकिन हर्षवर्धन मेहता न केवल मेडिसिन एलायंस के सदस्य हैं, बल्कि वे एक दिव्य चिकित्सक भी हैं। उस जगह पर 3 लोग मौत के कगार पर थे और हर्षवर्धन मेहता ने ही उन्हें बचाया। अगर उन्हें नहीं पता कि वह जगह कहाँ है तो कोई भी नहीं जानता। ये सुनकर अर्जुन ने निमंत्रण स्वीकार करने का निर्णय लिया और कहा, ठीक है, मैं उस दिन आपके साथ वहां चलूंगा। चाहे जो भी हो, हर्षवर्धन मेहता ही उस जगह का एकमात्र सुराग था। चूंकि दूसरे पक्ष को औषधीय गोलियां पसंद थीं, इसलिए वह पहले से ही चौथी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करके उसे दे देता था। उसका मानना था कि पिली ही दूसरे पक्ष को राज उगलवाने के लिए पर्याप्त होगी। झूया के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि अर्जुन को जाने के लिए कैसे मनाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्थिति आसानी से सुलझ गई थी। यदि श्री अर्जुन उनके साथ चले जाते तो बंसल परिवार को पिछली बार की तरह अपनी गरिमा नहीं खोनी पड़ती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन की मार्शल आर्ट बहुत शक्तिशाली थी। बंसल परिवार के लिए यह फायदेमंद होगा अगर वे उसके भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बनने में कामयाब हो जाएं। अध्याय 291 खुद की रक्षा करना। झूया ने कार पुनः स्टार्ट की और अपनी यात्रा पुनः शुरू की। मी अर्जुन, तो मैं तुम्हें अभी मिंगकुई विला वापस भेज दूंगा। 11 परसों सुबह 8 बजे तुम्हें लेने आएंगे। मेडिसिन किंग घाटी लैंग्या पर्वत के भीतर है, ज्यादा दूर नहीं। ठीक है। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। वह उस दिन जो जानकारी चाहता था उसे कैसे जुटाए। कैपिटल सिटी के एक प्रांगण में एक बूढ़ा आदमी एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ शतरंज खेल रहा था। वे दोनों एक जैसे दिखते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे पिता और पुत्र थे। जयंत जोशी ने एक टुकड़ा नीचे रखा और अपने सामने बैठे बूढ़े की ओर देखा। उसने मुंह से निकलने वाले शब्दों को निगल लिया। बूढ़े आदमी ने भी एक टुकड़ा रखा और पहले बोला, तूफान थम गया है। मुझे नहीं पता कि वह रहस्यमय विशेषज्ञ क्या कर रहा है। ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में शामिल न होने वालों के अलावा लगभग सभी को उस व्यक्ति ने हराया था। कुछ मर गए थे, कुछ घायल हो गए थे। इस बार उन्हें वास्तव में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हमारा जियांग परिवार इससे निपटने के लिए तैयार था, लेकिन वह रहस्यमय विशेषज्ञ अचानक गायब हो गया लगता है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। क्या यह एक चेतावनी है या किसी तरह की नाराजगी? जियानफेंग, तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। तुम बहुत लंबे समय से 9वें स्थान पर अटके हुए हो। तुम्हारा लक्ष्य नंबर 1 बनना है, समझे? जियांग परिवार के किसी सदस्य को प्रथम स्थान मिलना चाहिए और तुम ही जियांग परिवार की एकमात्र उम्मीद हो। जयंत जोशी उम्मीदों का भार महसूस कर सकते थे। क्या बिग ब्रदर ने तब प्रथम रैंक नहीं ली थी? हर कोई जानता है कि वह कुनलुन पर्वत में प्रवेश कर गया था। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। कुनलुन पर्वत मूल रूप से हुआक्सिया से अलग थलग हैं। उसके लिए प्रवेश करने के बाद बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन काल में उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। उसे इस समय मार्शल आर्ट के सर्वोच्च क्षेत्र का अनुसरण करना चाहिए, इसलिए उसके और हमारे बीच की खाई और भी चौड़ी हो जाएगी। ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाले विशेषज्ञ ने बहुत लंबे समय तक उस पद को संभाला है। अगर हम उसे पद से नहीं हटाते हैं तो जियांग परिवार निश्चित रूप से उस परिवार द्वारा दबा दिया जाएगा। ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए ये भारी जिम्मेदारी आप पर डाली जाएगी। जियानफेंग, अब आप जियांग परिवार की एकमात्र उम्मीद हैं। जयंत जोशी कुछ सेकंड के लिए झिझके और फिर बोले, पिताजी, हाल ही में अर्जुन के बारे में मेरी धारणा थोड़ी बदल गई है। मैं विमला के परिवार के बारे में सोच रहा हूँ। उसका जिक्र मत करो, या उस कमीने का। वे जियांग परिवार की शर्म है, बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। उसका स्वर दृढ़ और उग्र था।
जयंत जोशी कड़वी मुस्कान के साथ बोले। उसके शरीर की क्षमता बहुत भयानक है। बूढ़े आदमी ने शतरंज की बिसात पर अपनी हथेली पटकी, खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, तो क्या इसकी तुलना हमारे परिवार के विशेषज्ञों से की जा सकती है? मार्शल आर्ट की दुनिया के सच्चे विशेषज्ञ सभी यहाँ हैं। पुराने लोगों ने छोटे तालाब में बड़ी मछली होने के बारे में एक कहावत कही थी। वह अभी भी बड़ी मछली बनने के योग्य नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि उस कमीने ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। वह इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि उसकी नश्वर जड़ें हैं। मैंने पहले विमला के परिवार को स्वीकार नहीं किया था और अब भी नहीं करूंगा। उस बच्चे को दुनिया को उलट-पुलट कर देना होगा। वे तीनों लोग जियांग परिवार में शामिल होने के बारे में भूल सकते हैं। वे योग्य नहीं हैं। बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से गुस्से में था। उसकी गर्दन की नसें उभर आई थीं और उसका चेहरा लाल हो गया था। जयंत जोशी ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। वह पहले तो अपने सामने बैठे बूढ़े को मनाना चाहता था, लेकिन अभी ऐसा करना असंभव लग रहा था। किसी भी स्थिति में, हालांकि अर्जुन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके लिए ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में प्रथम रैंक के विशेषज्ञ को मारना लगभग असंभव था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को यह नहीं पता था कि राजधानी में क्या हुआ था। जूया ने उसे वापस विला में भेज दिया और फिर वहां से चली गई। लौटने से पहले वह बगल में रहने वाली छाया को देखने गया, जिसके हाथ में फिर से कुछ महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरी तरह ठीक होने की संभावना काफी अधिक थी। यदि वह परसों ठीक हो गया तो वह छाया को अपने साथ मेडिसिन किंग घाटी ले जाएगा। जूया ने उसे बताया था कि यह एक बड़ी घटना है और कई विशेषज्ञ मौजूद होंगे। अगर हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग या जुमेई पैलेस ने फिर से उसकी हत्या करने के लिए विशेषज्ञ भेजे तो ये परेशानी भरा होगा। हालांकि वह डरता नहीं था, लेकिन वह अपनी ताकत को उजागर नहीं करना चाहता था। ये बेहतर होगा कि कोई और इससे निपटे। उसके बाद अर्जुन विला में वापस आ गया। रोशनी और सान्या सोफे पर बैठी थीं और अर्जुन को दिलचस्पी से देख रही थीं। तुम लोगों को क्या हो गया है? अभी कार में जो लड़की थी वो कौन थी? सान्या ने पलकें झपकाते हुए पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी जेब में रखा निमंत्रण कार्ड लहराया। बस एक दोस्त, उसने मेरे लिए कुछ लाया है। फिर सान्या ने विषय बदल दिया। अर्जुन, रुक्सू और मैंने अभी अभी लंबी चर्चा की है। हम दोनों सीखना चाहते हैं कि खुद की सुरक्षा कैसे करें। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे एक उपयुक्त साधना तकनीक खोजने में मदद करने जा रहे हो? क्या तुम कोई उपयुक्त साधना तकनीक खोजने में कामयाब हो पाए? क्या रुक्सू के लिए भी कोई ऐसी तकनीक है? अर्जुन को जैसे ही कुछ याद आया, उसने अपने माथे पर थपकी मार ली। यही मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर वह दूसरी मंजिल पर स्थित अपने शयन कक्ष में गया, दरवाजा बंद किया और संसार कब्रिस्तान में प्रवेश कर गया। वह तीसरे कब्र के पत्थर के पास गया और बोलने ही वाला था कि अचानक काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हुआ। अर्जुन ने आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ, मेरा आपसे एक अनुरोध है। बोलना। वरिष्ठ, क्या आपके पास लड़कियों के लिए उपयुक्त कोई साधना तकनीक है? ये सबसे अच्छा होगा यदि वे गति प्रकार की साधना तकनीकें हों। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें सिकुड़ते हुए उदासीनता से कहा, तुम नीचे बैठी दो लड़कियों को खेती करने देना चाहते हो, है न? हाँ। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन के माथे पर थपथपाने से पहले कुछ क्षण तक सोचा। एक बार मेरी शादी एक महिला से हुई थी। उसने जो खेती की तकनीकें सीखी वे आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, इसलिए मैं उन्हें आपको बता दूंगा। ये खेती तकनीक काफ़ी सीधी है, इसलिए इसे समझना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर वे खुद की रक्षा कर सके तो आप पर दबाव कम हो जाएगा। शीघ्र ही अर्जुन के माथे पर जानकारी की दो धाराएं प्रवाहित हुईं, फीनिक्स हॉर्न तकनीक और राइडिंग विंड तकनीक। एक मानसिक साधना तकनीक है, जबकि दूसरी क्विंगबोंग तकनीक है। अगर इनका एक साथ इस्तेमाल किया जाए और शुरुआती सफलता के चरण तक महारत हासिल की जाए तो बहुत कम लोग ही इन्हें नुकसान पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा इन साधना तकनीकों के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। आपको 1 महीने के भीतर ही एकता के दायरे में पहुंचना होगा। समझा? अर्जुन ने दोनों साधना तकनीकों की नकल की और उन्हें दोनों लड़कियों को सौंपने के लिए नीचे चला गया। उनके मार्गदर्शन में रोशनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने वाली पहली व्यक्ति थी। जब वह पहली बार कुनलुन पर्वत पर पहुंचा तो उसकी गति से कई दिन अधिक थी। जहां तक सान्या की बात है तो वह रोशनी के कुछ घंटों बाद सफल हुई। अर्जुन जब दोनों लड़कियों को साधना की अवस्था में प्रवेश करते देख रहा था तो वह खुद को थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। यदि इन दोनों ने युवावस्था से ही साधना शुरू कर दी होती तो संभवतः वे काफी शक्तिशाली बन गए होते। उसके बाद अर्जुन अपने कमरे में लौट आया। हत्यारे के साथ लड़ाई के बाद उसे लगा कि वह क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्तर को तोड़ने वाला था।